तो कहानी ये है कि कहानी ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 हमने देखा, जहां हमने एक्चुअली फॉर्मेट को समझा। दैट इज ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 3 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं। नाउ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में कौन सा आइटम कहां जाएगा, यही बेसिक नॉलेज हमने वहां पे ली थी। हमने वहां 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट था कि transaction given inside the trial balance will go to any one place, that is either trading, either profit and loss, or balance sheet, whereas transactions which are given outside the trial balance, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है ट्रायल बैलेंस के, वो 2 जगह जाएंगे। तो रीजन क्या था? जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो बनता है जर्नल एंट्री के बाद, यानी कि दोनों एस्पेक्ट इफेक्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस कोई एक एस्पेक्ट दिखाता है एक अकाउंट का। यानी कि अगर उसके अंदर डेटा अकाउंट है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस दिखा रहा है उसका कोई एक एस्पेक्ट, तो वो एक जगह हिट करता है। पर अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, ऐसी कई एडजस्टमेंट्स हो सकती है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हो, क्योंकि वो ईयर एंड पे ही होती है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग्स, प्रीपेड, ये सारी कहानियां, या क्लोजिंग स्टॉक फॉर दैट सेक, ये सारी कहानियां क्या हैं? ये सारी कहानियां क्लोजिंग डेट पे आती हैं, जिसकी जर्नल एंट्री हमने थ्रू आउट द ईयर पास नहीं करी। तो इन केस वी हैवंट पास द जर्नल एंट्री थ्रू आउट द ईयर एंड नाउ वी हैव टू टेक इफेक्ट ऑफ देम, तो ड्युअलिटी तो लानी पड़ेगी ना, यानी कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इफेक्ट्स। तो ऑल एडजस्टमेंट बियॉन्ड द ट्रायल बैलेंस या बिलो द ट्रायल बैलेंस विल हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स, और वो जो 2 इफेक्ट है वो उसकी जर्नल एंट्री से निकलते हैं। दैट इज फॉर एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव जर्नल एंट्रीज, और वो जो जर्नल एंट्री जिस अकाउंट को हिट करेगी वही तुम्हारा इफेक्ट है। तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि ट्रायल बैलेंस के बाहर और कौन से आइटम आ सकते हैं। वैसे तो अनलिमिटेड है, कुछ भी आ सकता है, राइट, बट कुछ रेलिवेंट आइटम है जो कि ईयर एंड पे ही डिस्कस कर सकते हैं हम, जिसमें से एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, राइट। जो हमने लास्ट पढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है दैट इज अ एडजस्टमेंट, राइट, एंड क्लोजिंग स्टॉक को हमने 2 जगह ट्रीट किया पिछली चैप्टर में, और उसको हमने एक इलाबोरेट वे में भी पढ़ा, राइट। तो अभी हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। लाइक देयर वाज ओनली वन आइटम क्लोजिंग स्टॉक इन द प्रीवियस चैप्टर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, नाउ देयर वुड बी मोर, और हमें 1 बाय 1 डील करना है, बट आई नीड कॉन्सेप्चुअल हेल्प फ्रॉम यू, बिकॉज मैंने आपको कहा है कि जर्नल एंट्री पे बेस्ड है कहानी। बाहर जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी हमने जर्नल एंट्री नहीं करी है, राइट। तो हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और उसके इफेक्ट को समझना होगा। सो आई नीड सम जर्नल एंट्री, कुछ जो है चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट चाहिएगा, लाइक की मैचिंग प्रिंसिपल वगैरह, तो वो यहाँ पे काम आने, बिकॉज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ये प्योरली मैचिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे बन रहा है। ये बात समझ में आती है? विल सी द इफेक्ट हाउ मैचिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड है। तो फिलहाल हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एंड दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब क्या हो रहा है? वो जो चीजें जो आपके ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, ठीक है। इसका जो सबसे पहला वाला आइटम है वो हम बहुत एलाबोरेट वे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारा पिछले चैप्टर में, कि ये 2 जगह आते हैं। इन केस इट्स गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इट वुड कम 2 प्लेसेस। व्हाट इज दैट? दैट इज इट वुड कम इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट वुड कम इन बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर आते हैं, वो जरूरी नहीं है हरदम बाहर ही दिखे, हो सकता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकॉर्पोरेटेड दिखे। यानी कि मैं कह रहा हूं कि जितनी भी एडजस्टमेंट के नाम पे अभी हम पढ़ने वाले हैं, हम ये अज्यूम करके पढ़ने वाले हैं कि ये सब ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। बाय चांस यही सारे आइटम अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए, इफ दीज आइटम्स आर इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस, तो फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी चीज होगी वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई होगी।
नेचर मतलब वो एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, लॉस है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई होती है। ठीक है। मैं कह रहा था कि जो आइटम्स हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर हम सारे पढ़ने वाले हैं, ये बाय चांस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए तो उसको उसकी नेचर से क्लासिफाई करना पड़ता है। नेचर मतलब वही 5 हेड में। तो इन सेंस की क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, राइट, तो मैं कहाँ क्लासिफाई करूंगा? उसका नेचर क्या है? उसका नेचर एसेट है, और एसेट कहाँ क्लासिफाई होगा? एसेट बैलेंस शीट में क्लासिफाई होगा, राइट। So we'll have to see that the classification is done जो अंदर के आइटम है ऑन द बेसिस ऑफ हमारा पुराना मेथड की 5 हेड में कहाँ आएगा, और उसके बाहर गिवन है तो नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो आई एम नाउ टेकिंग अ न्यू आइटम दैट इज बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अंगद, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब पता है क्या? सर एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। ये तो वाइवा दिया है तूने आज, है ना? नहीं सर, मतलब हमारे बिजनेस पे कोई खर्चा आ गया और अभी तक हमने उसको पैसे नहीं इसकी दिए तो जर्नल एंट्री क्या है? सर एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इसका लॉजिक क्या है? सर एक्सपेंस क्योंकि डेबिट होगा क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है और हमने उसको पे नहीं करा अभी तक। राइट, सो समहाउ दिस इज लिंक टू द मैचिंग प्रिंसिपल। ये जो कहानी है ये मैचिंग प्रिंसिपल से लिंक हो रही है ना कहानी। मैचिंग प्रिंसिपल में हमने ये कहानी पढ़ी थी कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है 11 मंथ के, हम वो 1 मंथ वाला अगर एग्जांपल लेके चलते हैं कि 1 मंथ का एक्सपेंस ड्यू है, तो इन ऑर्डर टू follow the matching principle on which this financial statement is based, मैचिंग प्रिंसिपल कहता था कि expenses incurred in one period should be matched with the income generated in that period, that is irrespective of the cash। कैश को हम कैश को जो है इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम देते इंपॉर्टेंस कि इस साल का एक्चुअली बनता कितना है। हम मैचिंग प्रिंसिपल जब यूज करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो एक्सपेंस लेने हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इस ईयर के होने चाहिए, चाहे हमने पे किए हो या ना किए हो। और इनकम हमें कौन सी चाहिए? जो इस साल की हो, चाहे हमें मिली हो या ना मिली हो। तो 12 महीने का कॉन्सेप्ट है मैचिंग प्रिंसिपल का। तो सेम कहानी की वजह से हम ईयर एंड में आके ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, एडवांस का, ये सब कॉन्सेप्ट क्या है? ये ईयर एंड का कॉन्सेप्ट है। वो तो आपने जर्नल चैप्टर में पढ़ लिया बीच बीच में, वो एक अलग चीज है। बट नॉर्मली इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट का काम है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसी दिन खड़े होके तो समझोगे ना कि भाई इसमें से कितना हमारा इस साल का ड्यू रह गया है, या कितना जो है हमने आगे की डेट पे आगे की डेट का पे कर दिया है, दैट इज अ प्रीपेड अमाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या चीज है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज बेसिकली कि इन ऑर्डर टू फुलफिल और डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट आई विल हैव टू इंक्रीज दिस एक्सपेंस बिकॉज दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये मेरे बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये खर्चा रिकॉर्ड होना है। अब ये खर्चा रिकॉर्ड अगर होगा, राइट, तो एक्सपेंस यूनिलैटरली इंक्रीज नहीं होगा, तो साथ में आप लायबिलिटी अज्यूम करते हो। तो ऑन द अदर हैंड यू आर अज्यूमिंग अ लायबिलिटी व्हिच इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एंट्री हो गई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब यही इफेक्ट तुम्हें देखना है कि एक्सपेंस आपने बढ़ा दिया है तो ट्रेडिंग या पीएनएल पे जाएगा वो एक्सपेंस, तो ना एक्सपेंस कहां जाता है? इधर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तो इंपैक्ट आएगा, और दूसरा आपने दूसरी तरफ क्या किया है? क्रेडिट पे लायबिलिटी इंक्रीज की है ना, आपने दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीज की है, तो दूसरा इफेक्ट कहां आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, राइट। तो इफेक्ट क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब इफ देयर एनी रेलेवेंट एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी है तो वो सैलरी पहले आप ट्रायल बैलेंस से लेके आओगे, जो भी फिगर है इधर इन द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपेंड अपॉन डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप सबसे पहले जो एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस से लेके आओगे, यानी कि जो 11 मंथ का खर्च हमने बाय चांस अगर हम मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो 11 मंथ का आपके ट्रायल में पड़ा होगा,
ऐड करोगे इसमें आउटस्टैंडिंग, तो ये बन जाएगा 12 मंथ का खर्चा, जो कि हमारे मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनना चाहिए इसे। और दूसरी तरफ ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसे आप एज ए लाइबिलिटी दिखाओगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वुड बी शोन एज लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। तो जो फंडा है वो पुराना ही है और जो इफेक्ट है वो भी पुराने, बट एनालिसिस का थोड़ा तरीका अलग है। एंट्री का इफेक्ट को समझना है कि जर्नल एंट्री थी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब अगर एक्सपेंस मेरा इंक्रीज होगा तो मेरा एक्सपेंस इंपैक्ट कहाँ करता है? यहाँ पे ट्रेडिंग या पीएनएल में करेगा, ऑन द डेबिट साइड। तो वहां पे जाके पहले वो एक्सपेंस लेके आना है जो ट्रायल बैलेंस में पड़ा होगा। सपोज इट सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी पहले लेके आओ ट्रायल बैलेंस से, उसमें ऐड करो आउटस्टैंडिंग, तो आपकी ये 12 महीने की स्टोरी होगी। क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज है? दिस इज अ प्लेस टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। आप इधर खर्च डालते हो, इधर इनकम डालते हो, ठीक है? तो यहां जो खर्च लेना है वो भी 12 महीने का लेना है, यहां जो इनकम लेनी है वो भी 12 की लेनी है। मतलब अगर कोई आउटस्टैंडिंग्स है तो उन्हें इंक्लूड करना है, राइट? तो फंडा समझो कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में यहां ऐड क्यों कर रहे हैं, ठीक है? बाकी जर्नल एंट्री का सीधा इफेक्ट है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, यहां पर भी इंक्रीज करो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यहां पर भी इंक्रीज करो। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो विदाउट फंडा, तो जर्नल एंट्री से चलो, क्योंकि ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज थर्ड। So, यस सर। wages outstanding trading में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, पर पहले वेजेस जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो लिखोगे नहीं। व्हाट आर टॉकिंग अबाउट? वेजेस आउटस्टैंडिंग इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस और इन ट्रायल बैलेंस? क्योंकि तेरा तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा, जो आया होगा वो तो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होगा ना। तो ऑब्वियसली यू कांट, बिकॉज वहां तो फिर बैलेंस फाइव शीट हेड पे ही खेल होगा ना। जो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है वो 5 हेड का गेम है, एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी। तो मैंने दैट बैलेंस वुड, शीट में लिखा था। हाँ, तो वो क्योंकि अंदर जो आइटम गिवन है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होते हैं, बाहर जो आइटम गिवन है वो अपनी जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होते हैं। और फंडा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अंदर जो आइटम है वो अपना एक ही एस्पेक्ट रखता है और जो बाहर आइटम है वो अपने दो एस्पेक्ट रखते हैं, वो दो जगह हिट कर रहा है, ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करना है? नाउ फॉलोइंग द सेम रूल, सेम कहानी तो चलेगी ना। आफ्ताब, क्या जर्नल एंट्री बन रही है इसकी? ये मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस की। भाई मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए, कंफ्यूजन दे रहा है तो मुझे जर्नल एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट। अब तुम लोग है ना मैच्योर होना पड़ेगा तब। मतलब मैं जब कहूं कि इतनी सारी चीजें मैंने एक ही चीज के बारे में कह दी, तो तू कहेगा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई, सीधी सीधी एक एंट्री करके मेरे को शॉर्टकट दे दो ना। तो आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। अब मुझे चाहिए तुम इतना सोच सकते हो कि नहीं, कि एक जर्नल एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, इसके पीछे कितना सारा थॉट है वो तो देखो। इसमें मैचिंग प्रिंसिपल लग रहा है, वो 11 मंथ 1 मंथ की स्टोरी लग रही है। तो ये थॉट प्रोसेस पूरा आना पड़ेगा ना हमारे को, कि हम एक बार में जब प्रीपेड आए तो मेरे पास सारा का सारा थॉट साथ में चल रहा है। आई नो इट, मुझे हर बार अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है, बट आई नो इट की फीलिंग तो रहनी चाहिए ना, कि भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंस हमने इसलिए किया क्योंकि ये खर्चा इस साल का था नहीं, यानी कि 13 महीने के पैसे हमें मिल गए, एक महीने का हमें डिस्कार्ड करना है। इस साल का हमें एक महीने का खर्च रखना नहीं है, तो हम एक महीने के खर्च को डिक्रीज कर रहे हैं। और उसे अगर हमारे पॉकेट से पैसा निकल गया है तो या तो वो खर्च होगा या एसेट होगा। तो खर्च हमने माना नहीं तो एसेट ही है हमारा, क्योंकि अगले महीने तो फायदा देगा ना। सो दैट इज बेसिकली एंट्री हो रही है कि एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि एक एसेट इंक्रीज कर रहे हैं। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस इज माय जर्नल एंट्री। अब इसका यहां पे क्या इफेक्ट होगा? व्हाट इज द इफेक्ट है कि अगेन एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, तो अगर एक्सपेंस इन्वॉल्व है तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंपैक्ट आएगा।
और दूसरी तरफ एसेट इन्वॉल्व है आपकी जर्नल एंट्री में, तो बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट आएगा कि भाई एक्सपेंस जो रिलेटेड है वो पहले ट्रायल बैलेंस से लेके आओ और उससे माइनस करो प्रीपेड, क्योंकि आप एक्सपेंस रिड्यूस कर रहे हो, या ये इस साल का खर्च नहीं है तो इधर इंक्लूड मत करो। ये प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है ना, दिस इज नॉट करंट ईयर्स एक्सपेंस, राइट, तो उसे एक्सक्लूड करो, राइट, तो उसे एक्सक्लूड कर दिया हमने, तो एक्सक्लूड करने के बाद वो मेरा एसेट बन रहा है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पे एज एसेट दिखाऊंगा। समझ में आ रही है बात? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रीपेड वैल्यू। ये बार बार देखो, ये जो साइन साथ में लगा रहा हूं वो सेम साइन है जो यहाँ आउटस्टैंडिंग के सामने या प्रीपेड के सामने, कहीं टोटल मत उतार देना उधर, ठीक है। टोटल इज अबाउट द 12 मंथ एक्सपेंस, जो पूरा खर्चा है जो पीएनएल में आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? फोर्थ इज अक्रूड इनकम। अक्षत है क्या भाई? अक्रूड इनकम, अक्षत इज नॉट देयर। आजा जस्सी, अक्रूड इनकम का क्या है? अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट। सो अक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट, तो नाउ वी अब हमें ये आइडिया तो लग गया ना कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहना चाहिए। क्या है जस्सी, जरा एक्सप्लेन कर दे भाई। सर अक्रूड इनकम जैसे हमारा वो हमें पहले मिल गई है तो वो हमारा एसेट है, तो वो हमारी बैलेंस शीट में जाएगी करंट एसेट्स के अंडर। और सर इनकम हमारी प्रोसेस में थोड़ा सा फॉल्ट है। Whenever you see the word outstanding prepaid accrues, first of all you have to भागो towards this trading profit and loss account, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस से एक फिगर लाके उसके साथ एडजस्टमेंट करनी है। ये पहला थॉट होना चाहिए। मूव करने का भी तरीका होता है। अभी जैसे कुछ जगह आएगी जब मैं बैलेंस शीट से पहले आऊंगा, फिर आऊंगा इधर, राइट। तो वेयर टू गो फर्स्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मुझे वर्ड आउटस्टैंडिंग दिखेगा, वर्ड प्रीपेड दिखेगा, मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट जाके खोजूं, सॉरी ट्रायल बैलेंस जाके देखूं कि ये खर्च वहां है कि नहीं। अगर कोई मुझे कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग, राइट, कोई मुझे कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बाहर लिख दिया सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, तो मैं सबसे पहला काम क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में जाके सैलरी देखूंगा, राइट, सैलरी को लाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे। ये मेरा फर्स्ट वर्क है। दैट इज मुझे सारा ट्रांजैक्शन रिलेट करना है, तो आई शुड नो वेयर फ्रॉम आई शुड स्टार्ट। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड पीएनएल इन केस ऑफ एक्सपेंस लॉस इनकम गेन। एसेट लायबिलिटी कैपिटल के केस में मैं बैलेंस शीट से पहले स्टार्ट करूंगा, राइट। बट द कोर नेचर ऑफ दिस इज व्हाट, इसका कोर नेचर एक्सपेंस का है। तो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि भाई तेरा जो इनकम है वो ड्यू है, तो तुझे कहां जाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग से तो कोई मतलब है नहीं इस बात का, ठीक है। और दूसरा जाना पड़ेगा तुम्हें बैलेंस शीट में, ठीक है। तो क्या करोगे इनका पीएनएल में? पीएनएल में सबसे पहले काम क्या होगा? यू विल ब्रिंग दैट इनकम ओवर हियर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज सपोजिटली कमीशन इज अक्रूड, तो सबसे पहले अगर ट्रायल बैलेंस में कोई फिगर है कमीशन का, तो वो लेके आओगे, ऐड करोगे इसमें भी अक्रूड, राइट, अक्रूड इनकम ऐड होगी इसमें, क्योंकि इनकम क्या किया आपने एंट्री में? इनकम क्रेडिट किया है। मोर ओवर अब फंडा को थोड़ा और स्ट्रेट करो, फिल्टर करो यहां से। बेसिकली ट्रेडिंग पीएनएल में मुझे चाहिए 12 महीने के खर्चे, तो सीधी सीधी बात है कि इस साल का जो खर्चा है या इस साल की जो इनकम है वो ऐड होगी, और जो इस साल का नहीं है वो एक्सक्लूड होगा। अब मैचिंग से सीधा खेल लो ना, जर्नल एंट्री पे भी नहीं जाना मुझे, पर फंडा पे तो स्टिक करना है ना कि ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि इस साल के खर्चे रखने हैं और अगली अगर आगे के खर्चे तो हटा देंगे। टू सिंप्लीफाई दैट 13 मंथ 12 मंथ, हम एक ये जनरलिटी ला सकते हैं कि नहीं मैचिंग प्रिंसिपल की,
कि इस साल के खर्चे रखो और आगे के हटा दो, इस साल के रखो इवन इफ यू हैवंट पेड इट, और आगे के हटा दो इवन इफ यू पेड इट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो किया है इसी का डुप्लीकेसी तो है यहाँ पे इनकम में। अरे एक्सपेंस का वर्ड आउटस्टैंडिंग ले लो या इनकम का वर्ड अक्रूड, बात सेम नहीं हो गई। यहाँ खर्चा देना था या इनकम मिलनी थी, है तो आउटस्टैंडिंग इन दोनों। वर्ड्स का खेल है कि वर्डिंग से खेल रहे हैं यहाँ पे, कि ये आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहा है, यहाँ पे अक्रूड वर्ड यूज कर रहा है। देयर कुड बी न्यूमरस वर्ड टू दिस। मतलब ये जो वर्डिंग्स है, अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे 5 वर्ड लिख सकता हूँ जो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। अक्रूड, ड्यू, अनपेड, अरियर्स, और क्या होगा, और कुछ दिख रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली, ठीक है। ये सारे वर्ड एक नहीं है क्या? ये तो कंटेक्स्ट का खेल खेल रहे हैं हम कि भाई जब आउटस्टैंडिंग वर्ड हम यूज करते तो नॉर्मली एक्सपेंस के साथ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अक्रूड वर्ड यूज करते तो हम नॉर्मली इनकम के साथ कर रहे हैं। बट थोड़ी दूर आगे जाओगे ये सारा डिफरेंस डिलीट हो जाएगा, वो किसी के साथ कुछ भी यूज कर रहे होंगे। तो हमें कंटेक्स्ट को समझना है कि खर्चा आउटस्टैंडिंग हो या इनकम आउटस्टैंडिंग हो, है तो इस साल का, एक में हमने दिया नहीं है, दूसरा हमें मिल ही नहीं है। पर हमारा मेन मैचिंग कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इस साल का है कि नहीं है? यही प्रिंसिपल है ना मैचिंग का, कि हमें इस साल का जो खर्चा है वो रखना है और उसके अलावा सब इग्नोर मारो, राइट। तो दैट्स वाई अगर इनकम अक्रूड है, इसका मतलब मेरी इनकम मैं इंक्रीज करूंगा टू गेट द 12 month फिगर फॉर द इनकम इन माई profit and loss account. And on the other hand, this has not been received, so that's my asset. तो asset को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? भाजी ये मैच्योरिटी है यहाँ।